हाँ जी। अब आवाज आ रही है क्या? विजिबल है? हो गया क्या? हाँ जी, हाँ जी। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून कर लें। हाँ, गुड आफ्टरनून। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। तो पहले मैं दिखा था या नहीं दिखा था? पहले मेरी आवाज आई थी या नहीं आई थी? कुछ नहीं आई थी। अच्छा, चलो जी। अब क्लास अब स्टार्ट हुई ना, ठीक है। तो O1 का होमवर्क ये दिया था, S1 में ये दिया था और O2 में ये दिया था। तो जल्दी से O1 में डाउट्स पूछ लीजिए 46 से 50 के बीच में। 46 से 50 के बीच में। तो 46 ही डाउट है, 46 की रिएक्शन। अब इसमें क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 46 में? मिक्सचर में कैल्शियम क्लोराइड भी है और NaCl भी है। ठीक है, सुनना इस चीज को ढंग से। और जितना भी इसमें कैल्शियम है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? कैल्शियम कार्बोनेट में। उसको किसी रिएक्शन के थ्रू, यानी इसको हमने यूं मान लो किसी XYZ किसी के साथ रिएक्ट करवाया और जितना भी कैल्शियम यहाँ है उसको पूरा कन्वर्ट कर लिया कैल्शियम कार्बोनेट में। फिर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आया इसको हीटअप किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड में। और हमें कैल्शियम ऑक्साइड का मास दे रखा है। अब समझना इस चीज को, कैल्शियम NaCl से तो नहीं बनने वाला। अब अगर कैल्शियम का केवल एक एटम है तो इसका एक मॉलिक्यूल होगा। यहां कैल्शियम का एक एटम तो यहां पर भी कैल्शियम का एक ही एटम होगा और यहां पर भी एक ही एटम होगा। यानी अगर यहां 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड है तो इसका भी 1 मोल बनेगा, इसका भी 1 मोल बनेगा। अगर हम कहते हैं कि इसके एक्स मोल्स हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के भी एक्स मोल ही बनेंगे। केवल कैल्शियम को फोकस करो, केवल कैल्शियम को बैलेंस करो, बाकी एलिमेंट से मतलब नहीं है। यहां पर बाकी एलिमेंट्स कहीं आ रहे होंगे, कहीं से जा रहे होंगे, कहीं से आ रहे होंगे, कहीं जा रहे होंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। क्योंकि यहां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ऑल द कैल्शियम इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, फिर उसको CaO। तो हमें इसके मोल्स भी कितने मिल गए? एक्स मोल्स। समझ में आया? और इसके एक्स मोल अगर है तो यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है ये कितने ग्राम है? 1.62 ग्राम। डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 56। फाइनल कैल्शियम ऑक्साइड का मास इतना आ गया। तो यहां से आपको ये एक्स की वैल्यू पता चल गई। एक्स की वैल्यू पता चल गई मतलब मोल्स ऑफ CaCl2 पता चल गया आपको। मोल्स ऑफ CaCl2 कितने हैं? 1.62 इंटू 56। क्या इससे CaCl2 का मास आ जाएगा? मास आ गया। कितने ग्राम सैंपल में? 10 ग्राम सैंपल में। परसेंटेज निकाल लो। नेक्स्ट, 46 से 50 और बोलिए। 47 48 में लास्ट क्लास में बता चुका हूं, बहुत अच्छी तरह से बता चुका हूं लास्ट क्लास में। एक के एक्स मॉल मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो और फिर रिएक्ट करवा दो। बेटा 47 नहीं बता रहा यार मैं, 47 नहीं बता रहा हूं। खुद करो जैसे लास्ट क्लास में CO और CO2 का था। 48 में फॉस्फोरस के दो प्रोडक्ट हैं, वैसा ही क्वेश्चन है भाई। 49,
49 में एवरेज मॉलिक्यूलर मास बताना है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास बताना है आप लोगों को। एक्स है जो 20, आइस का मास नंबर 21 और एक और मास नंबर है 22। ये कितने परसेंट है? 99%। ये कितने परसेंट है? 0.5% लिखा हुआ है बाई मोल, तो ये भी कितना होगा? 0.5 ही होगा, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। यानी इसके 99 मोल्स तो इसके 0.5, इसके 0.5 मोल्स, सबके मोल्स पता चल गए। फॉर्मूला लगा दो, लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था मैंने। अब इसमें क्या कंफ्यूजन है बेटा? क्या कंफ्यूजन है? N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 डिवाइडेड बाय टोटल सबके मोल्स, जो कि कितने आ जाएंगे? 100। कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आता बेटा? पूरा लिखा करो। आशुतोष, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? लिखा करो। एक चीज सबको बताता हूं, अपना जो भी कमेंट लिखो, होता क्या, आधा एक जगह लिखते हो फिर आधा मुझे क्या पता पहले आधा क्या लिखा था आप लोगों ने। तो कमेंट जब भी लिखो तो एक ही साथ पूरा लिखा करो। पहले कुछ लिखा है उसको कंसिडर मत करके वापस से पूरा लिखा करो। समझ नहीं? कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया? एक जगह लिखते हो समझ में नहीं आया, अरे कौन सा समझ में नहीं आया भाई? मैंने तो 3 क्वेश्चन बताए हैं, कौन से की बात कर रहा हूं? तो उससे मतलब नहीं। हाँ, 50th अभी बताता हूं, होल्ड करो। वैसे तो हो जाना चाहिए, कोशिश करते तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी बताऊंगा। 50 होल्ड कर लो, अभी थोड़ी देर बाद हो जाएगा। S1 पर आ जाओ। S1 पर आ जाइए, 43 से 46। वैसे के वैसे ही क्वेश्चंस हैं। हाँ, 45 में कैलकुलेशन अच्छी खासी होगी, अब मजा आएगा। क्योंकि मोलर मास क्लोरीन का कितना दे रखा है? 34.9689, 4 डेसिमल प्लेस तक। परसेंटेज भी ऐसा नहीं कि 10 20 30% है। अब मैं S1 पर आ गया हूं, ध्यान रखे। S1 में 43 से 46। फोर्टी सेवन क्यों पूछ रहे हो? 45 मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं करना। यही फॉर्मूला लगेगा। 45 में सब में यही फॉर्मूला लगेगा। दो एटम है तो दो, दो एलिमेंट है तो दो लिख दो, 3 एलिमेंट है तो 3 लिख दो, 3 आइसोटॉप्स है तो सॉरी। फोर्टी फोर का बी क्या पूछा जा रहा है? Potassium superoxide KO2 is utilized in closed system breathing apparatus. Exhaled air contains CO2 and H2O, both of which are removed by the removal of water generates oxygen. Both of which are removed and removal of water generates oxygen for breathing by the reaction. तो KO2 के दो फायदे हैं। देखो क्या होता है, जब हम एक्सेल करते हैं तो उसमें वाटर भी होता है और CO2 भी होती है। तो KO2 क्या कर रहा है? KO2 एक तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, जो वापस ब्रीदिंग में काम आ जाएगी। और ये जो KOH बनता है इससे, ये KOH CO2 के साथ कंबाइन होकर KHCO3 बनाता है। तो मल्टीपल एडवांटेज, ऑक्सीजन भी मिल गई, CO2 भी कंज्यूम हो गया, वाटर वेपर भी कंज्यूम हो गई, एक सिक्वेंशियल रिएक्शन हो गई। व्हाट मास ऑफ KO2 जनरेट्स 20 ग्राम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मोल्स पता है, KO2 के मोल्स निकाल लो।
what mass of CO2 can be removed from the apparatus by 100 ग्राम KO2। अरे सीधा सीधा ना, इसके 100 ग्राम के साथ, इसके 100 ग्राम के साथ इसके कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, यही तो पूछा है। यानी इसके अगर x मोल्स हैं तो इससे x मोल से KOH भी कितने मोल्स बनेगा, x, और KOH के x मोल के साथ इसके कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, x, तो जितने मोल्स KO2 के हैं उतने ही मोल्स उसके साथ CO2 का रिएक्ट करेगा। जितने मोल्स इसके हैं तो KO2 के कितने मोल्स हैं, x की वैल्यू कितनी है 100 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास 32 प्लस 39, यानी कितना हो गया 32 प्लस 39, ये हो जाता है 71। ये x की वैल्यू आ गई। तो मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 रिएक्ट, वो भी इतने ही मोल्स होंगे, तो 100/71 इंटू 44। क्या हो गया भाई, इसमें क्या हो गया बताओ। रिजवान क्वेश्चन सब सामने है, क्वेश्चन में जो दे रखा है ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे। जो क्वेश्चन यहां दे रखे हैं बेटा वैसे ही एग्जाम में आएंगे, और कुछ नया नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 46, एम एवरेज दे रखा है। मैग्नीशियम के कितने आइसोटोप है, 24, 25, 26। 24 का परसेंटेज है 79%, तो बाकी दोनों का मिला के कितना हुआ 21%। एक का परसेंटेज है 79, किसका, जिसका मॉलिक्यूलर मास है 24, तो बाकी दोनों का मिला के कितना होगा 21। एक का अगर x मान लिया तो दूसरे का कितना हो गया 21 माइनस एक्स इंटू 26 डिवाइडेड बाय 100 टोटल परसेंटेज इक्वल्स टू 24.31। अंकित बेटा जो किया जा रहा है उसकी बात करो, है ना। होमवर्क का डिस्कशन जब हो रहा है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ये जो क्लास है आपकी यहां पर, है ना, ये जब जो बात हो रही वही कमेंट करें तो ही रिप्लाई मिलेगा, है ना अंकित। जो पूछा जा रहा है बस उसका जवाब दो। इधर उधर की बातें नहीं, क्लास चल रही है, कोई पता नहीं राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, यूक्रेन वर्ड के वॉर के बारे में पूछ लो तुम, है ना, मोदी जी वापस प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे। बेटा 21 इन दोनों का मिला के दे रखा है, पढ़ो उसको। 21% दोनों आइसोटॉप्स का मिला के है, तो एक का x तो दूसरे का 21 माइनस एक्स होगा। वाई वर यू लेट। ओह, ये क्वेश्चन का रिप्लाई पहले करूं या पहले इनके आंसर दूं, बताओ। बोलो। अच्छा, वो क्या ना मोदी जी के साथ बात कर रहा था तो उन्होंने कहा सर थोड़ी देर और बैठो, बड़े अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। मोदी जी बात करे जा रहे थे तो क्या करें। ठीक है, गुड। पूजा जी बस, हैप्पी। नेक्स्ट, 43 से O2 पर आ जाओ, 13 से 19 तक। O2 पर आ जाओ 13 से 19 तक। O2, हाँ किसी ने पूछा O2,
13 में डाउट है। चलिए 13 की बात करते हैं। सिल्वर मेटल इन और इज डिसॉल्व्ड बाय पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, रिएक्शन दे रखी है। देखो रिएक्शन है, हमें और कुछ करना नहीं, बताना कि 100 ग्राम सिल्वर को डिसॉल्व करने के लिए कैल्शियम कितना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, 4 Ag प्लस 8 KCN। अभी मैं पूरी रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, मुझे उससे मतलब नहीं है। तो सिल्वर के 100 ग्राम, यानी इसका 100 ग्राम तो डिवाइडेड बाय 108, इसके इतने मोल्स के लिए इसके डबल मोल्स चाहिए, तो 2 इंटू 100 अपॉन 108, तो मास निकाल लो, मोलिकुलर मास ऑफ KCN। आंसर। उसके साथ ऑक्सीजन कितनी रिएक्ट करेगी वो बताना है, तो ऑक्सीजन के भी मोल्स निकाल लो, इसके मोल से ऑक्सीजन के मोल्स। बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, क्यों पूछ रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। 14 में क्या डाउट है बेटा? डाउट क्या 14 में डाउट है? डाउट बताओ तब समझ में आएगा। 14 का बी और सी बड़ा सिंपल सा है। इसके मोल से ऑक्सीजन के मोल्स निकालो। इसके सिल्वर के मोल्स पता, तो 100 ग्राम सिल्वर मोल्स आ गए, उससे ऑक्सीजन के कितने मोल्स आ गए। अब क्या बताऊं इसमें मैं, इंटू 1/4। ये किसके मोल्स आ गए? ऑक्सीजन के मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट, फोर्टीन में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। अच्छा मैंने अभी 13 बता दिया, ओके सॉरी, मैं 13 बता रहा था ये। हाँ 14 पर आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 14 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो रिएक्शन है NH3 प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू NO प्लस H2O। बैलेंस्ड है क्या? ये बैलेंस्ड नहीं है भाई लोगों, देख लेना पहले। तो सबसे पहला काम तो आपको इन रिएक्शंस को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको 2 टाइम्स कर देते हैं, तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा 6, तो ये 3 टाइम्स हो गया, ये 2 और 3 5, तो ये 5/2। ये जो NO बना है वो O2 के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा? ट्वाइस NO2। इसको भी बैलेंस कर दिया। और ये जो NO2 यहाँ बना है ये H2O के साथ कंबाइन होकर HNO3 प्लस HNO2, ये 2 टाइम्स कर दिया। नाइट्रोजन तो बैलेंस है, 4 और एक 5, ये भी बैलेंस है, सब बैलेंस्ड हो गई। और ये जो HNO2 बन रहा है, ये HNO2 को से हम वापस और HNO3 बना सकते हैं, प्लस NO प्लस H2। रिएक्शंस ये हमें यहां पर गिवन है, ठीक है, ये सारी रिएक्शंस हमें गिवन है। अब पूछा क्या देखते हैं, मोल्स ऑफ HNO3 ऑब्टेन्ड इज हाफ ऑफ द मोल्स ऑफ अमोनिया यूज्ड इफ HNO2 इज नॉट यूज टू प्रोड्यूस HNO3। यानी अगर ये फोर्थ रिएक्शन नहीं हो रही है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसके x मोल से इसके कितने बनेंगे। तो सीधा सीधा देख लो, इसके x मोल से इसके x/2 बनेंगे, वो लिख के भी देख सकते हो आप। अगर इसके x मोल्स है तो इसके भी x बनेंगे इसके भी x बनेंगे, या x से ये x/2 और ये x/2 बन जाएंगे सब। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है ना। लास्ट वाली रिएक्शन बैलेंस नहीं है क्या? वो भी कर लेंगे। लास्ट वाली रिएक्शन को अभी मैंने बैलेंस नहीं किया, तो इसके लिए क्या करें? 2 से कर दे तो हो जाएगा? नहीं होगा। एक काम करते हैं, 3 से कर देते हैं, और 3 एक 4। अब बैलेंस हो गई क्या? अब हो गई। 3 हाइड्रोजन, 1 और 2 3, नाइट्रोजन भी 3, ऑक्सीजन 3 2 5 और 1 6। चलो
अब उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, 100/6% more HNO3 will be produced if HNO2 is used to produce HNO3 by reaction 4 then if HNO2 is not used to produce HNO3। अब अगर हम ये फोर्थ रिएक्शन नहीं करते हैं तो इसके x मोल से, अमोनिया के x मोल से HNO3 के केवल कितने बनते हैं, x/2। ठीक है, लेकिन अगर हम इस HNO2 को फर्दर यूज करें तो इसके x/2 से इसके और कितने बनेंगे, x/6, x/6, राइट। यानी अब HNO3 कितनी बनेगी टोटल, x/6 और बन गया, टोटल कितना हो जाएगा, उसके लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ज्यादा कितना हुआ वो बताना है। तो पहले बन रहा था x/2, अब इसमें इतना बढ़ गया तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, इतनी और HNO3 बन गई। पहले कितनी बन रही थी, x/2, परसेंटेज निकालना है 100, तो आंसर जो आएगा भाई 100/3, जो कि यहां पर गलत है। यानी आंसर 100/3 होता तो सही हो जाता। तो 14th का बी ऑप्शन गलत है क्या, देखो पीछे आंसर, देखो ऐसे क्वेश्चन कर लो, मजा आ जाएगा। यस, A C D आंसर दे रखा है तो बी आंसर गलत हो जाएगा। अगर 100/3 होता तो सही हो जाता। सी ऑप्शन पर आते हैं। सी ऑप्शन, इफ HNO2 is used to produce HNO3, 1/4 of the total HNO3 is produced by reaction 4। अब आप देखो, अब एक काम करो, देखो इसको कैलकुलेशन को आसान बनाना ना, तो इसका एक तरीका बताता हूं। अब क्या हो रहा है, एक्स तो अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो रहा ना, तो लेकिन एक्स से क्या होता है समझ में नहीं आता, परसेंटेज नहीं आते। तो एक काम करो यार, एक्स की वैल्यू ऐसी लो जिससे वैल्यूज आसान हो जाए। तो क्या वैल्यूज लें, एक काम करो, एक्स की वैल्यू 6 ले लो, परसेंटेज तो निकालना है, परसेंटेज निकालना, 6 ले लो एक्स की वैल्यू। उससे क्या होगा, जैसे ही 6 लूंगा तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 3 और ये 1। अब सोचो आप, 3 और 1 तो टोटल कितने होंगे, 4, फोर्थ में से 1 यहां से आ रहा है तो 25%, 1/4 वापस यहां से आ रहा है। तो यानी फोर्थ सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। समझ में आया, इस तरह से डेटा लेके भी कर सकते हो कि 3 या 1 मोल यहां से, यानी 1/4 यहां से आ रहा है, 1/4 और 3/4 यहां से आ रहा है। डी ऑप्शन, मोल्स ऑफ NO प्रोड्यूस्ड इन रिएक्शन 4 इज 50% ऑफ द मोल्स ऑफ टोटल HNO3 प्रोड्यूस। निकाल लो ये HNO3, तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये 2/3 इंटू x/2, यानी x/3, x की वैल्यू मैंने ली 6, तो ये हो गया 2, इधर टोटल बन रहा 4, तो ये भी सही हो गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। मेरा मानना है, देखो सुन लो, इस क्वेश्चन को कर लो ढंग से, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने लगोगे आप। इस क्वेश्चन को ढंग से करो, बहुत सारे क्वेश्चन अलग अपने आप हो जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखो ये सब मैथ्स है, केमिस्ट्री ज्यादा नहीं है। कौन किससे ज्यादा परसेंट हुआ, 50% ज्यादा, 25% कम, 1/4 ज्यादा, ये मैथ्स है बेटा, ये केमिस्ट्री नहीं है। वो प्रॉब्लम होती है हमें परसेंटेज ही निकालना नहीं आता, हमें फ्रैक्शन निकालना नहीं आता, तो वो एक अलग इश्यू है, वो एक अलग इश्यू। समीर जो पूछो सी समझ में नहीं आया, तो सब डेटा सामने लिखे हुए हैं, सब डेटा। जब तुम्हें ये समझ में आ रहा कि फोर्थ रिएक्शन से HNO3 इतना बन रहा है, थर्ड रिएक्शन से HNO3 इतना बन रहा है, तो टोटल कितना बन रहा है वो पता है, तो उसका फ्रैक्शन तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। मैथ्स थोड़ी पढ़ा रहा हूं बेटा, वो भी 9th-10th की। चलिए डन, आगे बढ़ो। मेरे हिसाब से 15, 16, 17 हो ही जाएगा। नेक्स्ट, वाह, पीसी बहुत, पर्व कह रहा सर पीसी बहुत स्ट्रांग हो गई आपकी वजह से, बहुत बढ़िया। चलो इधर बाओ, आगे और कोई डाउट 18, 19 में। नाइनटीन की तरह से मैं पहले ही बता चुका हूं, हर एक रिएक्शन की यील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, पहले 100% मान के सॉल्व कर लो, फिर हर एक रिएक्शन की यील्ड से मल्टीप्लाई कर दो। 18, 19 में भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस करना है।
18 19 में रिएक्शन बैलेंस नहीं है। सबसे पहला काम रिएक्शन को बैलेंस करो, फिर आगे बढ़ो। 17 के आंसर में क्या प्रॉब्लम है बेटा? केवल थर्ड रिएक्शन की यील्ड 90% है। अच्छा, कुछ करना ही नहीं है। 17 में क्योंकि NaBr के मोल्स दे रखे हैं, थर्ड रिएक्शन को केवल बैलेंस कर लो। क्वेश्चन नंबर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 17, बड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है। Fe3Br8 प्लस Na2CO3 8 NaBr प्लस CO2, तो ये 4 टाइम्स, ये भी 4 टाइम्स, प्लस Fe3O4। तो अब क्या कहा जा रहा है कि NaBr कितना बन रहा है? 2.06 इंटू 10⁻³ तो सीधी सी बात है यार, NaBr यानी ये मॉलिक्यूलर मास 103, ये मोल्स आ गए। इसके जितने मोल्स बनेंगे CO2 के आधे होंगे। अब इसके मोल्स से इसके रिलेट करो तो यहां कोई यील्ड की बात नहीं है, यहां से यहां रिलेट करो तो यील्ड आएगी। ऑब्वियसली ये मोल्स जो बने हैं वो यील्ड के बाद ही बने, तो यहां पर तो जस्ट इसके आधे करने, यानी CO2 के मोल्स के लिए डिवाइड बाय 2 कर दो, मोल्स आ जाएगा, मास आ जाएगा। यहां 90% का कोई यूज ही नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? सॉल्व कर लो इसको। यानी ये 1020 समथिंग, तो ये हो गया 20 इंटू 1/2, यानी आंसर इज 10। इसके मोल से इसके मोल्स निकालोगे तो यील्ड से मल्टीप्लाई करोगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के मोल्स निकालोगे तो यील्ड से मल्टीप्लाई करोगे। इससे अगर इसके मोल्स निकाल रहे हो तो कोई यील्ड की बात ही नहीं हो रही। ठीक है। हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ड्यूरिंग द क्लास क्या करना चाहिए उस पर, मतलब बहुत सारी बातें नहीं हो सकती, खास कर ये कि ऑफलाइन लूं या ऑनलाइन लूं। ये कोई क्लास में थोड़ी बातें हो सकती नहीं। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ ऑनलाइन के अपने एडवांटेज है, ऑफलाइन के अपने एडवांटेज है, और वो तुम्हें भी पता है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लो बेटा। हर एक चीज का अपना एडवांटेज होता है, अपना डिसएडवांटेज होता है। मेहनत करनी है ये पता होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जहां से पढ़ो थोड़ा सा सोच समझ के पढ़ो, कहाँ से पढ़ रहे हो, कौन से टीचर्स है, वो क्या पढ़ा रहे हैं। कंटेंट पूरा मिलना चाहिए, कंटेंट कम नहीं होना चाहिए, लेवल अच्छा होना चाहिए, जेई मेंस जेई एडवांस का लेवल होना चाहिए, कोर्स पूरा कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। पता चला एक चैप्टर में तो 2 महीने लगा दिए, एक चैप्टर में 10 दिन में खत्म कर दिया, तो वहां गड़बड़ है। पहले धीरे धीरे पढ़ाया ताकि कुछ लास्ट में जाके खींच बस अब भगा दो, तो ऐसा बहुत होता है, कोर्स पूरा नहीं होता। तो ये जहां पर ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है वहां नहीं जाना चाहिए। टीचर्स कौन पढ़ा रहे हैं ये देखने वाली बात होती है। टेस्ट होगा आपका, हर महीने में एक टेस्ट होगा ही होगा कम से कम। शीट की थ्योरी नहीं पढ़नी है बेटा। चलो नेक्स्ट, और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करो, लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करो। नेक्स्ट बोलिए। डन। 18 19 बैलेंस करो रिएक्शन को, हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करो, सारा डिस्कशन कर चुके हैं। अरे सचिन बेटा शीट कर लो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पता है इस शीट में कितने क्वेश्चन है? जबकि ये पूरा मोल कॉन्सेप्ट को मैंने डिवाइड कर दिया। इस शीट में कितने क्वेश्चन आप लोगों में किसी को पता है क्या? हम्म 59 के आसपास क्वेश्चन
O1 में है। उसके बाद 54 क्वेश्चन S1 में है ना? इतने ही है ना? कितने हैं? 53 के आसपास। अब आप सोचो कितने क्वेश्चन करो, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत ज्यादा, ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन है। 59, उसके बाद 53, 54 के आसपास कुछ क्वेश्चन है। S2 में काउंट करो कितने क्वेश्चन है। बहुत है बेटा, बहुत है। सब पता चल जाएगा। तो इतने क्वेश्चन, वो भी मोल कॉन्सेप्ट, इसमें कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, इसमें कंसंट्रेशन टर्म भी नहीं है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में आ रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। लास्ट क्लास में मैं आपको परसेंटेज बाय मास समझा चुका हूं, परसेंटेज बाय मोल समझा चुका हूं, और ये बताया था परसेंटेज बाय मोल से हम परसेंटेज बाय मास कैसे निकाल सकते हैं, और एम एवरेज भी बताया था। परसेंटेज बाय मोल से परसेंटेज बाय मास ये आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज बाय मोल से भी एम एवरेज निकाल सकते हैं, और परसेंटेज बाय मास से भी एम एवरेज निकाल सकते हैं। फॉर्मूले भी मैंने लिखवाए थे आप लोगों को। टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला है। चाहो तो इसको m1 ऐसे लिख दो, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, या दूसरा फॉर्मूला भी एक और लिखवाया था, W1 प्लस W2 अपॉन W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2, याद है? इस परसेंटेज बाय मास को W बाय W, W यानी मास होता तो ऐसे भी लिख सकते हो, परसेंटेज बाय मास मतलब परसेंटेज W बाय W, ऐसे भी कहीं लिखा जा सकता है। अब क्वेश्चन उल्टे भी हो सकते हैं कि अगर एम एवरेज दे रखा है तो क्या हम परसेंटेज बाय मोल या परसेंटेज बाय मास निकाल सकते हैं। चलिए इसी पर क्वेश्चन कर रहा हूं। अब उल्टा एम एवरेज दे रखा है तो क्वेश्चन से ही समझते हैं, एक क्वेश्चन ही करते हैं, उसी से चीजें समझ सकते हैं। फाइंड परसेंटेज बाय मोल ऑफ एंड परसेंटेज बाय मास of helium and CH4 having average molecular mass 10। मेरुल का कहना, सर मेरा लेवल इंक्रीज हो रहा है बेटा, वेरी गुड, अच्छी बात है, और अच्छी तरह से हो। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 10, परसेंटेज बाय मोल भी निकालना है, परसेंटेज बाय मास भी निकालना है। कैसे करेंगे? यहां पर सॉल्यूशन को कुछ इस तरह से स्टार्ट कर दो। परसेंटेज बाय मोल निकालना है तो लेट द मोल्स ऑफ हीलियम एक्स, परसेंटेज वाइज बात हो रही तो यूं मान लो टोटल 100 मोल्स है, उसमें हीलियम के एक्स है, तो लेट द मोल्स ऑफ हीलियम एक्स, परसेंटेज वाइज ही माने तो मोल्स ऑफ CH4 कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। इससे डायरेक्ट परसेंटेज पता चल जाएगा। लेकिन ये एक्स क्या माना है मैंने, मोल्स, यानी अब हमें पता चल गया हीलियम के एक्स मोल है, CH4 के 100 माइनस एक्स मोल्स है। अभी मैंने एम एवरेज का फॉर्मूला लिखा था, एम एवरेज जो कि 10 दे रखा है, N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। देखो N1 N2 पता होता है तो आप क्या निकाल देते हो, एम एवरेज। अब एम एवरेज पता है तो आपको N1 N2 की वैल्यू निकालनी है यार। तो यहां क्या लिखोगे, x इंटू हीलियम 4 प्लस 100 माइनस एक्स मीथेन 16
डिवाइडेड बाय दोनों का परसेंटेज सम, यानी 100 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो डिवाइडेड बाय 100। बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही, बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुतों का आंसर आ गया। बिल्कुल सही, x इक्वल्स टू 50%। और ये परसेंटेज बाय कौन सा है, मोल। 50% बाय मोल आंसर है, राइट। हाँ, अब आपके पास परसेंटेज बाय मास निकालने के दो तरीके हैं। परसेंटेज बाय मास निकालने के दो तरीके हैं, या तो परसेंटेज बाय मोल से परसेंटेज बाय मास निकाल लो, या तो परसेंटेज बाय मोल से परसेंटेज बाय मास निकाल लो, या फिर डायरेक्ट परसेंटेज बाय मास भी निकाल सकते हो। बेटा एक कोई प्रिंस पूछ रहा, सर ये एक्स तो 100 माइनस एक्स कहां से आ गया, वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया प्रिंस। ये एक्स तो ये 100 माइनस एक्स कहां से आया, यही बचा था पूछने के लिए जो तुमने पूछ डाला। माधव ने भी यही पूछा है, वेरी गुड। हम्म। बेटा कहीं 8 9 10 में हमने मैथ्स पढ़ी या नहीं पढ़ी, परसेंटेज निकालते वक्त टोटल कितने होते हैं, या कभी कुछ नहीं पढ़ा। परसेंटेज टोटल पढ़ा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, छोड़ दो। तो अब परसेंटेज बाय मोल, परसेंटेज बाय मोल 50% है। तो एक तरीका तो यह है, हीलियम का कितना मोल परसेंट, 50%, मीथेन 50% बाय मोल, मतलब इसका एक मोल है तो इसका भी एक ही मोल है, इक्वल मोल से तो एक और एक मोल कह सकते हो। इसके एक मोल का मास 4 ग्राम, इसके एक मोल का मास 16 ग्राम, टोटल कितना हो गया 20 ग्राम। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा, 4/20 इंटू 100, यानी ये आ गया 20, कितना हो जाएगा 5, यानी 20%। तो ये अगर 20 तो दूसरा 80%, लेकिन ये 20% क्या आ गया बाय मास। समझ में आई बात। देन ये परसेंटेज बाय मास डायरेक्टली भी निकाल सकते हो आप। सुन ला मेरी बात, अब मैं डायरेक्ट परसेंटेज बाय मास निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, लेट दी मास ऑफ हीलियम, अब मास लिख रहा हूं ध्यान रखना, x ग्राम। परसेंटेज निकालना है तो टोटल मास कितना मान लो 100, तो मास ऑफ CH4 कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स ग्राम। अब ये मास है, मोल्स नहीं है, ये मास है। तो अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा एम एवरेज का, 10W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। एक का मास x, दूसरे का 100 माइनस एक्स, तो ये सम कितना आ गया 100 माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स अपॉन 16 प्लस एक्स अपॉन 4 इक्वल्स टू 10। एक्स के लिए सॉल्व कर लो, यहां से डायरेक्ट परसेंटेज बाय मास आ जाएगा। करके बताओ क्या 20 आ रहा है या नहीं आ रहा है, करके बताओ देखिए 20 आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको सॉल्व करो, वैसे आसान है ये 10, तो 100 माइनस एक्स अपॉन 16 प्लस एक्स बाई 4, एलसीएम ले लिया 16, तो 100 माइनस एक्स प्लस 4x इक्वल्स टू 1600, ये 3x, तो 3x इक्वल्स टू 1500। ये सही लिखा क्या, हम्म, नहीं कुछ गड़बड़ होगी। हाँ 3x इक्वल्स टू, तो 500 आ गया, कुछ तो गड़बड़ कर दी। आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा,
ओह, ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी। 160 करना पड़ेगा ना यहाँ, 160। तो यहाँ से ये माइनस किया तो सब गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। 160 में से माइनस किया 100, तो ये बचा 60, तो x इक्वल्स टू 20। अब ठीक है ना? समझ में आया क्या? तो परसेंटेज बाय मोल से भी परसेंटेज बाय मास निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट परसेंटेज बाय मास भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को ढंग से देख लो बेटा। अब मैं ऐसा एक क्वेश्चन कराऊं, 10 कराऊं, 15 कराऊं, तरीका एक ही रहेगा। तरीका एक ही रहेगा चाहे कितने भी क्वेश्चन कराऊं। यानी अल्टीमेटली अब मैं आपको क्या बता सकता हूं, एम एवरेज से हम परसेंटेज बाय मोल भी निकाल सकते हैं, और एम एवरेज से हम परसेंटेज बाय मास भी निकाल सकते हैं। यानी इनको आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है। परसेंटेज बाय मोल, परसेंटेज बाय मास, या एम एवरेज, इसको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने यहां पर किया है। इस क्वेश्चन को देख लो, बार बार देख सकते हो। इसी का एक थोड़ा सा शॉर्टकट और बता रहा हूं, इसी क्वेश्चन का एक शॉर्टकट और बता रहा हूं, ढंग से सुन लेना इसको। ये जो हमने किया है इसी का तरीका बता रहा हूं, शॉर्टकट मेथड, जिससे थोड़ा और फास्ट हो सकता है। क्या दे रखा था इस क्वेश्चन में, हीलियम और CH4, ठीक है। और इसका एम एवरेज कितना दे रखा था हमें, 10। एम एवरेज कितना दे रखा, 10, और हमें पता है हीलियम का एम कितना होता है, 4, और इसका 16। तो अगर मुझे परसेंटेज बाय मोल हीलियम का निकालना है, सुनना मेरी बात को अच्छी तरह से, बार बार नहीं बताऊंगा, एक ही बार में सुनने की आदत डालो। ये नहीं कि सर रिपीट कर दो फिर से बता दो, नहीं, सुनना क्या करना है। हीलियम का परसेंटेज बाय मोल निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस लो, एम एवरेज और इसका। चलो एक बार इसको ऐसे लिख देता हूं, ये M1, ये M2, और ये एम एवरेज है ही है। इन दोनों का डिफरेंस यानी M2 माइनस एम एवरेज डिवाइडेड बाय M2 माइनस M1। इस तरह से डिफरेंस लेना कि वैल्यू पॉजिटिव आए, ज्यादा नंबर, बड़े नंबर में से छोटा माइनस करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी ये मत सोचना ये कहां से आया, अभी इसको यूज करो, अभी इसको यूज करो। जैसे यहां पर परसेंटेज बाय मोल हीलियम, तो इन दोनों का डिफरेंस 16 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 4, 12, यानी ये आ जाता है 6/12, 6/12 इंटू 100, यानी 50%। और अगर परसेंटेज बाय मोल ऑफ CH4 निकालना है, तो अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस लो। इसका परसेंटेज निकालना है, तो न्यूमरेटर में इन दोनों का डिफरेंस, जो कि अगेन कितना है, 6, डिवाइडेड बाय वापस डिनोमिनेटर में M1 माइनस M2 इंटू 100। ये भी वही आ जाएगा 50%, लेकिन ये 50% क्या आएगा, बाई मोल है, ध्यान रखना, बाई मोल है, ये ध्यान रखना। M1 का देखो, डिनोमिनेटर तो फिक्स है, डिनोमिनेटर तो फिक्स है, वो चेंज हो ही नहीं रहा है। यहां पर भी M2 माइनस M1, यहां पर भी M2 माइनस M1, डिनोमिनेटर फिक्स है। न्यूमेरेटर में क्या करना है, अगर M1 का परसेंटेज चाहिए तो इन दोनों का डिफरेंस, M2 का परसेंटेज चाहिए तो इन दोनों का डिफरेंस। एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना? तो एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट पे कुछ दिख नहीं रहा है, कमेंट पर कुछ दिख नहीं रहा है। अब आन, यस, प्रैक्टिस दोनों की करो अंकित बेटा, सबकी प्रैक्टिस करो, सब आना चाहिए यहां पर। हाँ, मॉड्यूलस लगा सकते हो, क्योंकि एम एवरेज नेगेटिव नहीं हो सकता, बस इतना ध्यान रखो। अब मैं एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ और डेटा के साथ कह सकते हो, चलो।
N2 और O2 का दे देता हूं, और M एवरेज आ रहा है, M एवरेज आ रहा है 29, ठीक है। M एवरेज आ रहा है 29, तो परसेंटेज बाय मोल N2 और परसेंटेज बाय मोल O2। मॉलिक्यूलर मास M एवरेज दे रखा है, दोनों का परसेंटेज बताना है, जल्दी जल्दी से बताओ शॉर्टकट तरीके से। इसका मोलर मास 28 पता है और इसका मोलर मास 32, तो ये हो गया M2, ये हो गया M1। अब आपको परसेंटेज निकाल के बताने हैं जल्दी से। राइट, कैसे करेंगे? नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना, तो इन दोनों का डिफरेंस ऑक्सीजन और एम एवरेज का, तो 32 माइनस 29 डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस 4 इंटू 100, ये आ गया 75%। और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है, तो 29 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100, ये आ गया 25%। और परसेंट, ये फॉर्मूला कोई जादू से कुछ नहीं आया, केवल रीअरेंजमेंट है। उसी चीज को रीअरेंज हमने करके इस तरह से याद कर लिया, अदरवाइज ये कोई जादू नहीं है ना। प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। और एक बार अगर परसेंटेज बाय मोल आ गया, तो परसेंटेज बाय मास निकालने का भी एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। परसेंटेज बाय मास ऑफ M1, जिसका मॉलिक्यूलर मास M1 है, उसका क्या करना है, परसेंटेज बाय मोल ऑफ M1 इंटू M1 अपॉन उसी का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय M एवरेज, उसी का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय M एवरेज। ये फॉर्मूला, परसेंटेज बाय मोल पता है तो यहां से परसेंटेज बाय मास फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे थोड़ी देर पहले हमने हीलियम वाला क्वेश्चन किया था, याद है? हीलियम CH4 अभी जस्ट किया था। M एवरेज कितना दे रखा था? 10। परसेंटेज बाय मोल निकाला था हीलियम का, ऑफ हीलियम आया था 50%, और उसका परसेंटेज बाय मास कितना आया था? 20%। ये अभी हमने किया था, चेक करके देखो। यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां पर परसेंटेज बाय मोल ऑफ हीलियम 50%, 4 डिवाइडेड बाय 10। किसका मास गलत ले लिया? सब सही लिया बेटा, बिल्कुल सब सही है। यहां अगर N2 है तो यहां O2 आएगा, यहां अगर O2 है तो यहां N2 आएगा। सुनते नहीं हो पूरा? सब सही लिखा है मैंने। यहां N2 तो यह O2, इसका परसेंटेज तो ऊपर इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2। क्या गलत हुआ दर्शिल, बताना। हाँ, क्या हीरो बनते हैं, कुछ भी लिख दो, गलत है गलत है।
सब सही है बेटा, सब सही है। ढंग से देखो यहां, ये M1 है, यूं कह दो ये M1 है। M1 का परसेंटेज निकाल रहे हो तो ऊपर M2 माइनस एम एवरेज, M1 का परसेंटेज तो ऊपर M2 माइनस एम एवरेज, नीचे फिक्स है M2 माइनस M1, नीचे फिक्स है M2 माइनस M1, यहां M1 तो यहां M2, यहां M2 तो यहां M1, और M एवरेज भी फिक्स है, और आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। समझ में आ गई बात? ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो। चलो जी वापस कर लेना, बड़ा सिंपल सा है। तो फाइनली अब हम एम एवरेज से परसेंटेज बाय मोल, परसेंटेज बाय मास निकाल सकते हैं, परसेंटेज बाय मोल से एम एवरेज निकाल सकते हैं, परसेंटेज बाय मास से एम एवरेज निकाल सकते हैं, ये सब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सब दो एलिमेंट के लिए बिल्कुल, ये कोई निहाल वेरी गुड, ये थोड़ा ढंग का किसी ने एक लाइन लिखी इतनी देर से, वेरी गुड निहाल। इज इट फॉर ओनली, इज इट ओनली फॉर टू एलिमेंट्स, बिल्कुल सही है। जो शॉर्टकट है वो केवल दो एलिमेंट के लिए ही है, और अगर तीन एलिमेंट हो तो तीनों के परसेंटेज आप एम एवरेज से नहीं निकाल सकते। एम एवरेज पता है तो दो एलिमेंट के परसेंटेज बता सकता हूं, तीन एलिमेंट होते हैं उनके परसेंटेज नहीं बता सकता। तो वेरी गुड निहाल। हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछो तो समझ में आएगा, अदरवाइज तो मजा नहीं आएगा यहां पर। ठीक है, तो फाइनली ये सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, और भी आप कर सकते हो, तरीका मैं बता चुका हूं। अब एक क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, आप सब इसी तरह से कर सकते हो। फाइन, अब आगे बढ़ रहा हूं, अब एम एवरेज को आगे और कैसे यूज कर सकते हैं वो बता रहा हूं। एम एवरेज को आगे कैसे यूज किया जा सकता है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक टर्म मैं यहां पर और बता रहा हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको नॉर्मली हम अल्फा से लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, अल्फा से। क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, डिसोसिएटेड, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो, रिएक्टेड, डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ रिएक्टेंट, पर मोल ऑफ रिएक्टेंट। मतलब एक मोल में से कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सीधी सी बात है। मान लो ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी है, ये कोई रिएक्शन है। आपने ए के 10 मोल लिए, ए के कितने मोल लिए, 10 मोल, और मैं कहता हूं कि इसमें से 5 मोल रिएक्ट कर गए, इसमें से 5 मोल रिएक्ट कर गए, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ। 10 थे, 10 माइनस 5, 5, 5, अल्फा बताओ। बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही। 10 में से 5 तो एक में से कितना, यूनिटरी लगा सकते हो, 10 मोल में से 5 रिएक्ट कर रहे हैं तो एक में से कितना रिएक्ट करेगा, 5/10, और यही आपका क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी एक में से कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। या इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी। मान लो एक कंटेनर में आपने इसके ए मोल्स लिए हैं, ढंग से सुन लेना, ए मोल्स लिए हैं, उसमें से एक्स रिएक्ट कर गए, तो एक्स अगर रिएक्ट कर गए तो ए माइनस एक्स क्या बोलोगे, बचे हुए मोल्स है। यहां पर ए क्या है, लिख लो और चाहो तो, ए क्या है, इनिशियल मोल्स ऑफ ए, इनिशियल मोल्स टेकन ऑफ ए। एक्स क्या है, मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड,
ए के कितने रिएक्ट कर गए? तो ए माइनस एक्स क्या है? रिमेनिंग मोल्स ऑफ ए। ये लैंग्वेज बहुत सही सही होनी चाहिए। रिमेनिंग मोल्स ऑफ ए, यानी ए के अभी भी ए के अभी भी ए माइनस एक्स मोल्स बचे हुए हैं। अब यहां पर व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कोई पूछे तो? अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा यहां पर? तो अल्फा विच इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ए में से एक्स रिएक्ट कर रहा है, तो एक में से कितना रिएक्ट करेगा? ए में से एक्स, तो एक में से कितना? एक्स बाई ए, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज एक्स बाई ए। अल्फा जैसे परसेंटेज हमेशा 100 के रेस्पेक्ट में होता है, अल्फा हमेशा 1 के रेस्पेक्ट में होता है। अल्फा हमेशा एक में से कितने रिएक्ट करें, दैट इज अल्फा। तो अब यहां पर देखो, ये कुछ हद तक परसेंटेज इल्ड से ही रिलेटेड है। जैसे आप कहते हैं ना परसेंटेज इल्ड 40%, इवन इल्ड को मैं अल्फा के हिसाब से भी बोल सकता हूं। परसेंटेज होता है विथ रेस्पेक्ट टू 100, यानी परसेंटेज इल्ड अगर 40% है, मतलब 100 मोल में से 40 मोल रिएक्ट करेंगे, तो उसका अल्फा निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 100 में से 40, तो एक में से 0.4। तो इतना सा ही फर्क है। परसेंटेज यील्ड और अल्फा लगभग एक ही चीज है। यूं कह दो वो विथ रेस्पेक्ट टू 100 है, ये विथ रेस्पेक्ट टू 1 है, तो हमेशा दोनों में 100 के फैक्टर का डिफरेंस होगा। 40% 0.4, 60% 0.6, 80% 0.8। बात घुमा फिरा के वही आ रही है, और कुछ इसमें खास नहीं है। अब यहां पर सुन लो मेरी बात, इसी चीज को अल्फा की टर्म में कैसे लिख सकते हैं वो बता रहा हूं। यही रिएक्शन में वापस से लिख रहा हूं। ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी, ए माइनस एक्स, एक्स, एक्स। अब एक्स इक्वल्स टू क्या है? एक्स अपॉन ए अभी लिखा था मैंने, अल्फा। तो आप चाहो तो एक्स को क्या लिख सकते हो? ए अल्फा। यानी 1 में से अल्फा मोल्स रिएक्ट करेंगे, तो ए में से कितने रिएक्ट करेंगे? ए अल्फा। रिएक्टेड कितने? ए अल्फा। तो इसके भी कितने बनेंगे? ए अल्फा। इसके भी कितने बनेंगे? ए अल्फा। एक तरह से यूं कह दो एक्स की वैल्यू ए अल्फा है। तो अब नेक्स्ट टाइम मैं आपसे जब कहूं कि एक्सप्रेशन एक्स की टर्म में लिखो या अल्फा की टर्म में लिखो, ये लिखना आना चाहिए। ये एक्स की टर्म में लिखा गया, ये अल्फा की टर्म में लिखा गया, और चाहो तो यहां पर इस ए को बाहर लिख के ऐसे भी लिख सकते हो, ए अल्फा, ए अल्फा। ये ज्यादातर हम फॉलो करते हैं। ये अल्फा की टर्म में एक्स लिखा गया है, ये एक्स की टर्म में लिखा गया है। दोनों का तरीका समझ में आना चाहिए। कैसे लिखना है? कहूं एक्स की टर्म में लिखो मतलब ए में से एक्स रिएक्ट कर गया, अल्फा की टर्म में लिखो मतलब 1 में से अल्फा, तो ए में से ए अल्फा रिएक्ट करेगा, इसका ए अल्फा बनेगा, इसका ए अल्फा बनेगा। ठीक है। अब इसमें मैं एक दो और केसेस ले लेता हूं। मान लो रिएक्शन ये नहीं है, अब मैं केवल अल्फा की टर्म में लिखूंगा। ध्यान रखना, रिएक्शन अगर ये है ए प्लस ए कन्वर्टिंग इट टू बी प्लस 3c, अल्फा की टर्म में कैसे लिखोगे? ए 1 माइनस अल्फा। तो टोटल कितने रिएक्ट कर रहे हैं? ब्रैकेट ओपन करोगे तो ए में से ए अल्फा रिएक्ट कर रहा है। बताओ इसके कितने बनेंगे और इसके कितने बनेंगे? बी के कितने मोल्स बनेंगे और सी के कितने मोल्स बनेंगे अल्फा की टर्म्स में? बिल्कुल
2a अल्फा 3 अल्फा, बिल्कुल सही कहा। तो 2a अल्फा और 3a अल्फा। क्लियर? देखो बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं, बार बार नहीं बताऊंगा। देखो यार, इसी में एक केस और ले लेते, चलो इसी में एक और केस ले लेते हैं। ये चैप्टर कब खत्म होगा बेटा? अभी चलता रहेगा, जब हो जाएगा तब पता चल जाएगा, है ना? चिंता मत करो, ये मेरे से कभी मत पूछा करो। अब इसी में एक और चीज आ जाती है, अगर रिएक्शन ऐसे लिखे तो 2a कन्वर्टिंग इनटू 3b। अब कुछ भी सी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ 2o या 3o, अल्फा तो क्या 1 में से कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो अभी भी यहां पर a 1 माइनस अल्फा ही लिखेंगे। बहुतों की आदत क्या होती, यहां 2 दिखता तो 1 माइनस 2 अल्फा कर देते हैं। अगर 1 माइनस 2 अल्फा लिखोगे तो 1 में से 2 अल्फा रिएक्ट कर रहे हैं, फिर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं होगा, फिर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं होगा। तो यहां पर भी ए 1 माइनस अल्फा, हाँ अब कितने रिएक्ट कर रहे हैं, ए अल्फा, तो क्या इसका क्या बनेगा, यूनिटरी लगाओ, इसका कितना रिएक्ट कर रहा है ए अल्फा, तो इसका कितना बनेगा, इसका कितना बनेगा, जल्दी से बताओ। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि अब 2 अल्फा रिएक्ट कर रहा है, सॉरी ए अल्फा रिएक्ट कर रहा है, इसका कॉफिशिएंट 3, इसका 2 इंटू ए अल्फा, इसका कॉफिशिएंट 1, इसका 2 ए अल्फा। समझ में आई बात? तो चाहे यहाँ 2 हो 3 हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये लिख के मैं और हटा रहा हूं, ए 1 माइनस 2 अल्फा ये नहीं करना है। इवन एक्स की टर्म में भी लिखोगे, सुन लो मेरी बात, अगर एक्स की टर्म में भी लिख रहे हो, मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पर, है ना, तब भी ए माइनस एक्स 3/2x और x/2। बहुत अच्छे, आ जाएगी बेटा, आवाज आ जाएगी, डोंट वरी। समझ में आया? चलो एक दो बहुत बहुत सिंपल से क्वेश्चन दे रहा हूं, एक दो, आवाज आ रही है यार, एक दो बहुत सिंपल से क्वेश्चन दे रहा हूं, ये लिख लिया। और अल्फा तभी लिखते हो जब एक ही रिएक्टेंट हो, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्फा की टर्म में एक्सप्रेशन तभी लिखते हैं जब रिएक्टेंट एक ही हो। क्योंकि एक से ज्यादा रिएक्टेंट होता है तो किसी का अल्फा अलग होगा, किसी का 20%, किसी का 30%। तो एक से ज्यादा रिएक्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा रोहन ने, उसी का आंसर भी मैं दे ही रहा था, तो अच्छी बात है। एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो अल्फा की टर्म में फिर एक्सप्रेशन नहीं लिखा जाता है ना, उसका कोई फिर मतलब नहीं रह गया। अब क्वेश्चन बड़े सिंपल से हैं, जैसे मान लो फाइंड मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस इफ 10 moles of ammonia is decomposed into N2 and H2. If degree of dissociation is let's say 0.4,
जल्दी से आंसर बताओ। तीनों के मोल्स कॉमा लगाते लगाते बताना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है, तीनों के मोल्स बताने आपको। बहुत बढ़िया आलोक, आपने भी पूछा था तो। वरुण, बहुत सारी चीजें जो अभी तुम्हें नहीं पता है सब आएगी, जब स्टार्ट हुआ है तो भी धीरे धीरे सब आएगी। ठीक है आलोक, ठीक है ठीक है। सबके मोल्स बता दो फटाफट। 6 टू 6 या 6 टू 2? तीनों के एक साथ लिखो, अलग अलग मत लिखो। 6 4 12, श्लोक ने कहा है 6 4 12, किसी ने लिखा है 6 2 6। 6 2 6 1 3, तीनों के एक साथ लिखो, वही कमेंट पढ़ूंगा मैं। एक एक आधा नहीं, तीनों के मोल्स कोमा लगा 6 4 4। 6 2 2, ये जो 6 2 2 लिख रहे हैं ना, वो थोड़े सामने आओ तो बताऊंगा 6 2 2 कैसे आया है ना। एक बार मिलो मुझे, मजा आएगा तुम्हें। जिनका आंसर ये 6 4 4 और 6 2 2 आ रहा ना। हम्म, यहाँ लगता एक बार सामने बैठे हुए हो तो फेस टू फेस अच्छी सी बात हो जाएगी अपनी, मजा आएगा। 6 2 2 समझ में ही नहीं आ रहा। इसके और इसके मोल्स बराबर है, N2 और H2 के। इसका कोफिशिएंट 1, इसका 3, तो भी मोल्स बराबर। अब मैं पहले तो एक्सप्रेशन लिख देता हूं। A 1 - अल्फा, A α/2 और 3A α/2। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं, बट अभी मैं इसको यूज कर रहा हूं। राइट नाउ हमारे केस में ए की वैल्यू कितनी है राइट नाउ? 10। और अल्फा कितना है? 0.4। या तो ये वैल्यूज पुट कर दो। 1 - 0.4, तो ये तो आ गया 6। ये लेंदी तरीका, लेकिन फिर भी बता रहा हूं आपको, क्योंकि डायरेक्टली भी कर सकते हो। A 10 अल्फा 0.4 डिवाइडेड बाई 2, 3 × 10 × 0.4 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो गया साहब? ये 2। ये कितना हो गया? 6। 6 ही आएगा या नहीं आएगा, देख लेते हैं। हाँ, 4 12 2 6। अभी भी कुछ और आंसर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं, वही जाने। सामने आंसर है बेटा, देख लो। इतना इजी जेई में नहीं आता। केतन पूछा सर इतना इजी जेई में आता? नहीं आता। अब लेकिन इसको ऐसे समझो तो क्या है, ये रिएक्शन 0.4 यानी 40% रिएक्शन हो रही है। तो 10 में से कितने रिएक्ट कर रहे हैं भाई? 10 में से कितने रिएक्ट कर रहे हैं? 4। तो बचे हुए कितने रह जाएंगे? 6। अब 4 मोल में से इसके कितने बनेंगे? 2 से 1 तो 4 से 2, और 2 से 3 तो 4 से 6 हो गया। तो बिना अल्फा के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। दोनों तरीके बता रहा हूं। अल्फा को यूज करोगे तब आदत पड़ेगी कि अल्फा का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। यानी अल्फा पता है तो हम इसके 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 सबके क्या निकाल सकते हैं? मोल्स निकाल सकते हैं। अल्फा पता है तो मोल्स निकाल सकते हैं। हर एक छोटी चीज बता रहा हूं आपको, लेकिन दो दो बार नहीं बताऊंगा। उसका एक ही एग्जांपल लूंगा, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करो। हर चीज मैं यहां बताता हूं, फिर उसका होमवर्क देता हूं ताकि आप प्रैक्टिस करो। फिर उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, लेकिन सही पूछूं तो चीट में डाउट आनी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली वही चीजें तो कर रहे हैं। जो एग्जाम्पल यहां ले रहा हूं, बस वहां पर कुछ वैल्यूज बदल रही है, इतना सा कर रहा हो रहा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो रहा है ना। तो बहुत आसान तरीके से सब कुछ बता रहा हूं। अब इसका यूज क्या? चलो अल्फा की टर्म में एक्सप्रेशन लिखना आ गया हमें। अल्फा की टर्म्स में एक्सप्रेशन लिखना आ गया, अब कहीं नहीं फंसेंगे। अब इसको आगे मैं एम एवरेज से रिलेट कर रहा हूं। अब मैं अल्फा को किससे रिलेट करूंगा? एम एवरेज से। तो रिलेशनशिप बिटवीन, हेडिंग डाल दो, रिलेशनशिप बिटवीन एम एवरेज एंड अल्फा।
टाइम अप, तभी चल रहा बेटा। तो यहां पर अब इसको कैसे यूज करेंगे वो समझा रहा हूं। मान लो कोई एक रिएक्शन हम लिखते हैं, लेट्स से सिंपल से एक रिएक्शन लिखी जाए N2O4 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस NO2। अब क्या होगा, जैसे 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 ये रिएक्शन होगी N2O4 के मोल्स कम होंगे और NO2 के मोल्स बढ़ेंगे। तो किसी भी टाइम पर कह सकते हो कंटेंट में N2O4 भी होगा और NO2 भी होगा। अब यहां पर एक छोटी सी चीज बताता हूं, समझना मेरी बात को। अगर स्टार्टिंग में आपने इसके 1 मोल लिया है और इसका 0 मोल है, इसके 1 मोल का मास कितना होगा बता सकते हैं? इसके 1 मोल का मास कितना होगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं, यानी टोटल मास। तो ये आ जाता है 92, क्योंकि इसका मास तो है ही नहीं, इसी का मास है, तो 92 प्लस 0, ये N2O4 का मास और ये NO2 का मास। 1 मोल का मास ये लिख दिया हमने 92 ग्राम। अब मान लो इसमें से 0.5 मोल्स रिएक्ट कर जाते हैं, तो इसके कितने बनेंगे? 1 मोल। इसके 1 मोल बनेंगे। अब इसके कितने मोल्स बचे? 0.5 और इसके 1। यानी पहले टोटल मोल्स कितने थे? सुन लो मेरी बात, पहले टोटल मोल्स कितने थे मिला के दोनों के? 1। अब कंटेनर में टोटल मोल्स कितने हैं? 1.5, यानी मोल्स बढ़ गए। मोल्स बढ़ गए। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम रिएक्टेंट से ज्यादा है, यानी यहां पर 2 यहां पर 1, तो जैसे जैसे ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, यानी इस रिएक्शन के होने पर बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। समझ में आई बात? लेकिन क्वेश्चन आता है क्या टोटल मास भी बढ़ेगा? नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? अब इसके कितने मोल्स है? टोटल मास तो वैसे भी पता आपको कंजर्व रहता है, बट चेक भी कर सकते हो। N2O4 का मास कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 92, और इसके 1 मोल का मास इंटू 46, तो ये भी आ गया 46, ये भी आ गया 46, अभी भी कितना है? 92, जो कि आना भी चाहिए, क्योंकि एक रिएक्शन होने पर टोटल मास तो कांस्टेंट रहता है, टोटल मास चेंज नहीं होता है। यहां पर भी 92, यहां पर भी 92। हाँ, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। यानी यहां पर मैं कह सकता हूं एज रिएक्शन प्रोसीड्स, नंबर ऑफ मोल्स, इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस बट टोटल मास रिमेन कांस्टेंट। एज दिस रिएक्शन, ऐसे कर लेना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, एज दिस रिएक्शन प्रोसीड्स नंबर ऑफ मोल्स या टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यहां पर भी टोटल लगा देना भाई। As this reaction proceeds, total number of moles increases but total mass remain constant। ठीक है, यहां पर तो अब जैसे कोई और रिएक्शन है, मान लो ये कोई रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 कन्वर्टिंग इनटू अमोनिया। ये रिएक्शन जब फॉरवर्ड में जाएगी टोटल मोल्स क्या होंगे? कम होंगे। टोटल मोल्स डिक्रीजेस। हाँ, लेकिन टोटल मास तो यहां पर भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो इस रिएक्शन के होने पर अब हमारा एम एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मास तो कभी भी चेंज नहीं होगा कहीं पर भी। अब अगर टोटल मोल्स कम हो रहे हैं तो एम एवरेज बढ़ेगा, टोटल मोल्स बढ़ रहे हैं तो एम एवरेज कम होगा। यानी फॉर ए रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए आप कह सकते हो, अगर टोटल मोल्स बढ़ रहे हैं तो एम एवरेज कम होगा, और टोटल मोल्स अगर कम हो रहे हैं तो एम एवरेज बढ़ेगा। तो एम एवरेज जो है वो बढ़ेगा।
होमवर्क में 40 हो गए। S2 में अभी तक मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया है ना। तो होमवर्क में दे रहा हूं S2 1 से लेके 10 तक। और होमवर्क में O2 23 से 25। चलो यही होमवर्क है, बाकी नेक्स्ट क्लास में दूंगा। यार आपके कमेंट, ये आज के लिए होमवर्क इतना ही है, ठीक है। इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए बाय बाय।